नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। खास तौर पर मंदाकिनी गरिकवाद जी, जो हर बार हमारे वीडियोस पर कमेंट करके हमें सपोर्ट देती हैं। आपकी कमेंट्स पढ़कर सच में बहुत खुशी होती है और आगे और बेहतर करने का हौसला मिलता है। इसके अलावा इमरान जी अलीगढ़ से, परमिला मुखिया नेपाल से और शानू अब्बासी फतेहपुर से, आप सभी का भी शुक्रिया। आप जैसे दर्शकों की वजह से ही हम हर बार कुछ नया और बेहतरीन लाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम का जिक्र हमारे अगले वीडियो में हो, तो इस वीडियो पर एक शानदार और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अपनी राय के साथ अपना नाम भी लिखना न भूलें, ताकि हम आपको खास अंदाज में धन्यवाद दे सकें। यह कहानी एक लड़की और जिन्नात की है। एक ऐसी मोहब्बत जो इंसान और जिन्न के बीच थी। एक तरफ जुनून से भरा प्यार, तो दूसरी तरफ एक मासूम दिल जो किसी और के लिए धड़कता था। लेकिन जब एक जिन्नात किसी लड़की के इश्क में पड़ जाए, तो उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। ये प्यार नहीं, एक कैद थी। एक ऐसा साया जो हर पल उसके साथ रहता था, उसकी सांसों में बस चुका था। लड़की किसी और से प्यार करती थी, लेकिन जिन्न को यह कबूल नहीं था। उसने हर हाल में उसे पाने की ठान ली थी, चाहे इसके लिए उसे इस दुनिया के नियम तोड़ने ही क्यों न पड़े। धीरे धीरे लड़की की जिंदगी डर, खौफ और अजीब घटनाओं से भरने लगी। उसकी हंसी कहीं खो गई, उसके सपनों पर किसी और का साया पड़ गया। लेकिन जब प्यार जुनून बन जाए, तो उसका अंजाम क्या होता है? क्या लड़की इस दहशत से निकल पाएगी, या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी? अगर आप ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं, तो यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रुखसार रसोई में खड़ी बर्तन धो रही थीं, जब आफिया ने आवाज लगाई, अम्मी, हम 2 घंटे में जा रहे हैं। रुखसार ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, आफिया, कितनी बार समझाया है कि ऐसे मत कहो। कहा करो अम्मी, हम जाकर आते हैं। आफिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी, हम कोई दूर थोड़ी जा रहे हैं, बस फूफी के घर ही तो जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। आप भी ना। अम्मी न जाने क्या क्या वहम करती हैं। रुखसार ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, या अल्लाह, ये लड़की कभी हमारी नहीं सुनती। आफिया ने प्यार से अम्मी के गले लगते हुए कहा, अच्छा, हम अपनी प्यारी अम्मी की बात नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे? बताइए, आप क्या कह रही थी अम्मी? रुखसार ने थोड़ी संजीदगी से कहा, आप क्यों हमारी सुनने लगी? आप तो अपने अब्बू की लाडली हैं, आपको हमसे क्या? खैर, ये सब छोड़िए और जो हम कह रहे हैं उसे गौर से सुनिए। आफिया ने सिर हिलाते हुए कहा, जी अम्मी, कहिए ना। रुखसार ने गंभीर लहजे में कहा, आप अपनी फूफी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी। और इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, आफिया ने बीच में ही टोका, अम्मी, हम कोई बच्ची थोड़ी हैं जो फूफी को तंग करेंगे। अब हम बड़े हो चुके हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद बच्चे नहीं हैं। और वैसे भी हम फूफी को तंग करने नहीं, बल्कि उन्हें अपने निकाह के लिए बुलाने जा रहे हैं। आफिया ने अपनी अम्मी की बात बीच में काटते हुए कहा। रुखसार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आफिया, आपका निकाह होने जा रहा है, और इसीलिए आप न तो इत्र इस्तेमाल करेंगी, न अपने नाखून बड़े रखेंगी, और सबसे अहम बात, आप गलती से भी अपने बाल खोलकर नहीं घूमेंगी। जिन्नात का साया आ जाता है, वहां हम नहीं होंगे आपको याद दिलाने के लिए, इसलिए यह सब ध्यान रखना। आफिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या अम्मी, आप भी कैसी बातों को लेकर बैठी हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। रुखसार का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने डांटते हुए कहा, चुप करो आफिया, जिन्नात होते हैं, और आपके यकीन करने या न करने से उनके अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझिए आप, बस आपको हमारी बात माननी है, मतलब माननी ही है। अब जाओ फूफी के यहां और अपना ध्यान रखना, ठीक है ना आफिया? तभी रफीका, जो अब तक चुपचाप ये सब सुन रहे थे, बोले, अरे रुखसार, आप हमारी बच्ची को ऐसे मत डांटिए। आफिया ठीक ही तो कह रही है, जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होता। रुखसार ने नाराजगी से कहा, आप भी इसका साथ देने लगे रफीका। खैर छोड़िए, हम किसी को समझा तो नहीं सकते, पर आफिया, हम आपकी माँ हैं और आपको हमारी बात माननी ही होगी। आफिया ने मुस्कुराते हुए अम्मी को गले लगाया और कहा, अच्छा अम्मी, हम जाकर आते हैं। अपना और हमारे अब्बू का ख्याल रखिएगा, और अगर फैजान आई तो उन्हें कह दीजिएगा कि हम फूफी के घर गए हैं, और निकाह से पहले यहाँ ज्यादा चक्कर न काटें,
रुखसार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब आप जाइए, वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। आफिया ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए मुस्कुराकर कहा, खुदा हाफिज अम्मी, खुदा हाफिज अब्बू। सफर के दौरान उसकी सोचें लगातार अपने अम्मी अब्बू और फैजान के इर्द गिर्द घूम रही थीं। ट्रेन की गति धीमी होने लगी और कुछ ही पलों में स्टेशन पर रुक गई। आफिया अपनी सोचों से बाहर आई और अपनी फूफी नसीमा के घर की ओर रवाना हो गई। दरवाजे पर पहुंचते ही नसीमा ने मुस्कुराकर कहा, आ गई। आफिया बेटी, हम तुम्हारे फूफा सलमान रईस और सना कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। आफिया ने हंसते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम फूफी। अस्सलाम वालेकुम फूफा। अरे पहले हमें अंदर तो आने दीजिए खाला। सना खुशी से उछलते हुए बोली, आइए ना आपा, पूरे 5 सालों बाद मिले हैं हम। आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आपा। वही गहरी नीली आंखें, निखरा हुआ चेहरा, घने काले रेशमी बाल। क्या बात है, भी ये खूबसूरती हमेशा से ही थी या फैजान भाई से मिलने के बाद और बढ़ गई? आफिया ने हल्की झुंझलाहट दिखाते हुए कहा, ओफो सना, हम इतने थके हुए हैं और तुम मजाक कर रही हो। फिलहाल हमें आराम करने दो, थोड़ी देर में नीचे आते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद आफिया नीचे आई और सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। और बताइए रईस भाई, आपकी नौकरी कैसी चल रही है? उसने पूछा, फिर मुस्कुराकर जोड़ा, अब तो आपको एक अच्छी सी लड़की देखकर निकाह कर ही लेना चाहिए, ताकि हमारी बेचारी सना का भी निकाह हो सके, वरना इन्हें तो सदमा ही पहुंच जाएगा। आफिया हंसते हुए बोली। रईस ने मुस्कुराते हुए कहा, आफिया, आप तो जानती हैं कि हम आप और सना की तरह नहीं हैं जो जल्दबाजी में कोई फैसला ले लें। इतना कहकर रईस भी आफिया के साथ हंस पड़ा। तभी नसीमा ने सबको खाना खाने के लिए बुलाया। खाने के बाद सबने आफिया से कुछ देर साथ बैठने के लिए कहा, मगर सफर की थकान के कारण उसने अपने कमरे में जाकर सोने की बात कही। सभी ने उसे यह कहकर जाने दिया कि ठीक है, अभी तो आप 15 दिन और रुकेंगी, तब बातें कर लेंगे, आज आप आराम करिए। आफिया अपने कमरे में चली गई, लेकिन वहां भी फैजान की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। वह सोचने लगी कि कैसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे अपने भाई फैजान से मिलवाया था। अगर आफिया किसी राजकुमारी की तरह खूबसूरत लगती थी, तो फैजान भी किसी राजकुमार से कम न था। जब पहली बार उसने आफिया को देखा था, तो बस देखता ही रह गया था। उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। लेकिन आफिया ने उसे गलत समझ लिया था। आफिया का घर उसकी दोस्त के घर के पास ही था, तो दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। जब जब आफिया अपनी दोस्त के घर जाती, फैजान आसपास ही रहता। अब आफिया को भी उसका यूं पास रहना बुरा नहीं लगता, मगर दोनों ने इस बारे में कभी न एक दूसरे से बात की और न ही किसी और को कुछ बताया। इसी तरह 4 साल बीत गए और बिना कुछ कहे ही दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, मगर एक दूसरे को खो देने के डर से कोई पहल नहीं कर पाया। अब तक आफिया एक अध्यापिका बन चुकी थी और फैजान ने अपने अब्बू का बिजनेस संभाल लिया था। अब वह सोचने लगी कि वे दोनों ही अब एक दूसरे के काबिल हो चुके हैं। अगर अब भी कोई कुछ न बोला, तो शायद वे हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देंगे। आखिरकार एक दिन आफिया ने फैजान से अपने दिल की बात कह दी। फैजान तो जैसे बस आफिया की पहल का इंतजार कर रहा था। आफिया के इतना कहते ही फैजान ने बिना किसी देर के अपने अम्मी अब्बू को बता दिया कि वह सिर्फ आफिया से प्यार करता है और उसी के साथ निकाह करना चाहता है। लेकिन फैजान के अम्मी अब्बू के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वे पहले से ही दोनों के प्रेम से वाकिफ थे, बस इंतजार कर रहे थे कि उनका बेटा खुद आकर कहे। जब फैजान ने उनसे यह सब कहा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, हमें पहले से सब पता था, हम बस ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर फैजान ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत ही आफिया के घर जाकर उसके अम्मी अब्बू से खुद बात की। आफिया के अम्मी अब्बू को अपनी इकलौती बेटी की पसंद पर कोई एतराज नहीं था। वे फैजान को बचपन से जानते थे और उसकी परवरिश से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी हामी भर दी। अब 1 महीने में दोनों का निकाह होने वाला था। ये सब सोचते सोचते आफिया को कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर हंसी मजाक का दौर चल रहा था कि आफिया अचानक बोल पड़ी, हमें आपके शहर घूमे कई साल हो गए हैं, अब हमें दोबारा शहर घूमना है। सना तुरंत बोल पड़ी, ठीक है आपा, हम आपको पूरा शहर घुमा देंगे। आफिया मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में वह तैयार होकर नीचे आ गई। नीली जीन्स, लाल टॉप, गहरा काजल
और खुले बालों में वह आज भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसके मोगरे के इत्र की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। वह अपनी अम्मी की इत्र न लगाने और बाल न खोलने वाली हिदायत भूल चुकी थी। नसीमा ने उसे देखते ही टोका, बेटी, कम से कम इत्र तो मत लगाती और बाल तो बांध लेती। इससे पहले कि आफिया कुछ कहती, सना ने हंसते हुए कहा, अम्मी, आप भी मामी जान की तरह ये सब बातें न किया करिए। आफिया भी हंस पड़ी और दोनों बहनें घर से निकल गईं। लेकिन आफिया यह नहीं जानती थी कि उसकी यही छोटी सी भूल, उसका शहर घूमना, उसके खुले बाल और उसका इत्र उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। आफिया और सन्ना दोनों बहनें शहर घूमने निकल गईं। इधर रुखसार का मन अचानक बेचैन होने लगा। अनजाने डर ने उसे घेर लिया था। रफीक, हमें बहुत बेचैनी हो रही है। न जाने आफिया ने हमारी बात मानी भी होगी या नहीं, रुखसार ने चिंतित स्वर में कहा। रफीक ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। बेगम, आप इतनी चिंता मत करें। आफिया बच्ची नहीं रही, वो समझदार है। और फिर आज सुबह ही तो उसका फोन आया था। कितनी खुशी खुशी सारी बातें बता रही थी। फिर थोड़ा ठहर कर बोले, नसीमा और सलमान भी तो हैं वहां उसका ख्याल रखने के लिए। वे सिर्फ उसके फूफी फूफा ही नहीं, बल्कि अपनी सना की तरह ही आफिया को भी बेहद प्यार करते हैं। रुखसार ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई थी। रुखसार ने गुस्से में कहा, और आप ये जिन्नात वाली बेफिजूल की बातें भूल जाइए। रफीकत ने लंबी सांस भरते हुए कहा, रुखसार, आप क्यों इस तरह परेशान हो रही हैं? हमारी इकलौती बेटी है आफिया, और आप कह रही हैं कि हम बेफिजूल बातें कर रहे हैं। रफीका ने शांत लहजे में जवाब दिया, रुखसार, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, बेबुनियाद। आप समझिए, दुनिया अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। रुखसार ने नजरें फेर लीं और आहिस्ता से कहा, ठीक है रफीका, हम कुछ भी कहें, लेकिन आप लोगों को तो सब फिजूल ही लगता है। उधर आफिया और सना एक दरगाह के सामने रुकी। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपा, सबसे पहले दरगाह होकर आते हैं, फिर आगे चलेंगे। आफिया ने हल्की मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया और दोनों बहनें दरगाह में दाखिल हो गईं। वहां सना ने अपने लिए एक अच्छी नौकरी की दुआ मांगी, जबकि आफिया ने अल्लाह से अपने अम्मी, अब्बू, फैजान और बाकी सभी की सलामती की दुआ की। कुछ देर बाद सना ने कहा, चलें आप ही? आफिया ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाने के अंदाज में कहा, चलते हैं, लेकिन पहले यह बताओ कि कैसा शौहर मांगा अल्लाह से? सना ने हंसते हुए जवाब दिया, आप ही, हमने कोई शौहर वौहर नहीं मांगा। आपके पास तो नौकरी है, हमारे पास नहीं, तो बस हमने अपने लिए नौकरी ही मांगी। अब चलिए, और जगहों पर भी तो जाना है ना, वरना अगर यहीं देर हो गई तो आपकी प्यारी फूफी हमें ही डांटेंगी। आफिया ने सिर हिलाया और पूछा, अब कहाँ जाएंगे? सना ने उत्साह से कहा, अब हम बिहारी जी के मंदिर चलते हैं, लोग इस मंदिर को बहुत मानते हैं। आफिया ने मुस्कुराकर कहा, देखकर खुशी हुई सना कि हमारी तरह तुम्हारे लिए भी मंदिर और मस्जिद में कोई फर्क नहीं है। और वैसे भी अल्लाह हो या भगवान, सब एक ही तो हैं। ये तो बस इंसानों की नासमझी है जो इन्हें अलग अलग मानते हैं। तुम जानती हो, कवि रसखान जी ने एक मुस्लिम होते हुए भी हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता सना, और इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। सना ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा आपने, आप ही। चलिए, दर्शन करके आगे चलते हैं। दोनों मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकली। आफिया ने हंसते हुए कहा, अब हमें कहीं और ले चलो सना, वरना ऐसा ना हो कि अपने निकाह के दिन हम फैजान को धार्मिक बातें समझाने लगें। अब और किसी दरगाह या मंदिर मत ले जाना। सना भी हंस पड़ी और बोली, ठीक है आप ही, अब कहीं और चलते हैं। सुबह के 11:30 बजे अचानक सना को भूख लगने लगी। उसने आफिया से कहा, आप ही, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर कुछ देर पार्क में बैठेंगे। आफिया को भी भूख लग रही थी, तो उसने कहा, सना, तुम एक काम करो, किसी रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा लो, फिर पार्क में बैठकर खाते हैं। सना ने हैरानी से पूछा, आप ही पार्क में बैठकर, पर रेस्टोरेंट में ही क्यों नहीं? आफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे एक बार पार्क में खाना खाकर तो देखो, बेहद मजा आता है। सना और आफिया ने पास ही के एक रेस्टोरेंट से बिरयानी पैक करवाई और पार्क की ओर चल पड़ी। पार्क पहुंचते पहुंचते दोपहर के 12 बज चुके थे। सुबह 9 बजे से घर से निकली दोनों बहनें अब तक काफी थक चुकी थीं। उन्होंने पार्किंग में स्कूटी लगाई
और तय किया कि बिरयानी खाकर सीधे घर लौट जाएंगी। इस समय दोपहर की चिलचिलाती धूप के कारण पार्क लगभग खाली था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बैठी रहीं। फिर जैसे ही आफिया ने बिरयानी का डिब्बा खोला, तभी पार्क के सामने हाईवे के दूसरी ओर लगे एक घने पीपल के पेड़ में अचानक हवा चलने लगी। आफिया और सना दोनों चौंक गईं, क्योंकि सिर्फ वही पीपल का पेड़ हवा में झूम रहा था, वो भी इस तरह जैसे कोई छोटा पौधा तेज आंधी में हिलता है। अजीब बात यह थी कि आसपास के किसी और पेड़ पौधे में जरा भी हरकत नहीं हो रही थी, पूरी तरह स्थिर। इससे पहले कि आफिया कुछ समझ पाती, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ हो, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा तूल न देने का फैसला किया और इस एहसास को महज अपना भ्रम मानकर चुपचाप बिरयानी खाने लगी। तभी पेड़ की हलचल भी अचानक बंद हो गई, जिससे दोनों को थोड़ा सुकून मिला। मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। जैसे ही दोनों ने बिरयानी खाकर हाथ धोने के लिए उठने का इरादा किया, वही पीपल का पेड़ फिर से अजीब तरह से हिलने लगा। सना, जो अब तक सब कुछ अनदेखा कर रही थी, डर के मारे कांप उठी। वह घबराई हुई आवाज में बोली, आप ही जल्दी घर चलिए। आफिया ने जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाया, एक बार फिर से हवा का झोंका आया, मगर इस बार उसे साफ साफ एहसास हुआ कि कोई उसके खुले बालों को हल्के हल्के छू रहा था। अब तो आफिया के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर सना का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से पार्क से बाहर की ओर भागी। लेकिन तभी एक रहस्यमयी, धीमी और गहरी आवाज उसके कानों से टकराई, आफिया। अब तो आफिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्ना की ओर मुड़ी, लेकिन सन्ना ने कुछ सुना ही नहीं था। इतने में सन्ना स्कूटी निकाल चुकी थी। आफिया अब भी सदमे में थी, वो कौन था जिसने उसका नाम लिया। आफिया तुरंत सन्ना के पीछे स्कूटी पर बैठ गई और सन्ना ने तेजी से स्कूटी दौड़ा दी। सना ने सिर्फ पीपल के पेड़ को अजीब ढंग से हिलते हुए देखा था, इसलिए वह अब तक खुद को संभाल चुकी थी। लेकिन आफिया ने तो हवा की उस रहस्यमयी छुअन को महसूस किया था, किसी की भारी आवाज को साफ साफ सुना था। वह अब भी डरी हुई थी। उन्हें पार्क से निकले मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि आफिया को फिर वैसा ही एक अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। न चाहते हुए भी उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उनकी स्कूटी के बराबर हाईवे की सड़क पर एक भयानक काली परछाई चल रही थी। परछाई तो थी, पर जिसका साया था वह अदृश्य था। आफिया के अचानक चीखने से सन्ना का भी दिल दहल गया। वह स्कूटी संभाल नहीं पाई और दोनों सड़क पर गिर पड़ी। आफिया पहले से ही डर से बदहवास थी। वह वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। सना घबरा गई। उसने जल्दी से स्कूटी से पानी की बोतल निकाली और आफिया के चेहरे पर छींटे मारे। कुछ मिनट बाद आफिया को होश आया, तब जाकर सना को सुकून मिला। थोड़ी देर बाद जब आफिया थोड़ा संभली तो सना ने उससे पूछा, आपी, आप अचानक इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? आफिया ने अपनी सबसे प्यारी दोस्त जैसी बहन से कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे धीरे सना को सब कुछ बता दिया, कैसे हवा के झोंके ने कभी उसके चेहरे को छुआ, कभी उसके बालों को, कैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा और कैसे स्कूटी के बराबर एक अनजानी परछाई चल रही थी। यह सुनकर सना का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भी डर गई, लेकिन दोनों ने फैसला किया कि घर पहुंचने के बाद इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। घर पहुंचते ही दोनों ने थकान का बहाना बनाया और सीधे अपने अपने कमरों में चली गईं। मगर जिसने ऐसे असाधारण हालात देखे हों, उसके लिए अकेले एक कमरे में रहना नामुमकिन हो जाता है। आफिया और सना दोनों ही अपने अपने कमरों में बैठी थीं, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। कमरे की दीवारों के बीच उनका दम घुटने लगा। कुछ ही देर बाद पहले आफिया और फिर सना धीरे धीरे नीचे हॉल में आ गईं और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके डर को और बढ़ा दिया। कुछ देर बाद नसीमा ने ध्यान से देखा तो आफिया का चेहरा उतरा हुआ था और सन्ना भी चुप थी। नसीमा ने चिंता से पूछा, आफिया, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? और सना, तुम भी कुछ नहीं बोल रही हो? सब खैरियत तो है ना? आफिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी फूफी, सब खैरियत है, आप फिक्र ना करें। नसीमा ने उन्हें प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी बच्चियों। तीनों साथ बैठकर बातें करने लगीं। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और कुछ ही देर में रईस और सलमान भी घर लौट आए। आफिया उनसे बातों में मशगूल हो गई, जबकि नसीमा और सना रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगीं।
खाने के बाद सभी हंसी मजाक करते रहे। फिर कुछ देर बाद अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन आफिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। आफिया बोली, कैसे हैं आप? फैजान ने कहा, आप तो फूफी के घर जाकर हमें भूल ही गई हैं। खैर, ये सब छोड़िए और बताइए, आज कहाँ कहाँ घूम कर आई आप? और सना? आफिया बोली, आपको कैसे पता कि हम घूमने गए थे? फैजान ने कहा, हम घर गए थे अम्मी अब्बू से मिलने, तो उन्हीं से पता चला। आफिया बोली, हमें नींद आ रही है फैजान। कुछ देर तक दोनों ने बातें की और गुड नाइट बोलकर फोन रखकर आफिया सोचने लगी। जरूर अम्मी ने ही फैजान को पता लगाने को कहा होगा कि हम उनकी हिदायतें मान रहे हैं या नहीं। लेकिन आज जो भी हुआ वह तो हम अम्मी अब्बू और फैजान को बताने के बारे में सोच भी नहीं सकते, वरना अम्मी तो रातों रात हमें लेने आ जाएंगी। दिन भर की थकान के कारण आफिया को धीरे धीरे नींद आ गई। रात के लगभग 3 बजे अचानक वही आवाज फिर सुनाई दी, आफिया। नींद में डूबी आफिया की आंखें झटके से खुलीं। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके सामने 6 फुट लंबा एक काला साया खड़ा था। आफिया की चीख गले में घुटकर रह गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसका जिस्म सुन्न पड़ चुका था। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। अब आफिया उसे साफ देख सकती थी। वह कोई आम इंसान नहीं था, लेकिन पूरी तरह इंसान जैसा भी नहीं दिखता था। उसके नुकीले दांत किसी जानवर की तरह बाहर निकले हुए थे। मुंह से ताजा खून टपक रहा था, जो कि धीरे धीरे कमरे के फर्श पर गिर रहा था। उसकी आंखें लाल जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके हाथों के नाखून इतने लंबे और पैने थे कि किसी को भी पल भर में चीर सकते थे। सबसे भयानक बात यह थी कि वह जमीन पर खड़ा नहीं था, बल्कि हवा में तैर रहा था। अब तक डर के मारे कांप रही आफिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? पार्क से हमारे घर तक आ पहुंचे और अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। आखिर कौन हो तुम? वह साया धीरे धीरे आफिया के बिल्कुल सामने आ गया। अचानक उसके शरीर का रूप बदलने लगा। अब वह पहले जितना डरावना नहीं लग रहा था। वह एक इंसानी शक्ल में बदल चुका था। लेकिन आफिया अब भी बुरी तरह डरी हुई थी। साया ने गहरी आवाज में कहा, हमारा नाम अरमान है और हम एक जिन्न हैं। हमने आज सुबह पहली बार आपको उस बगीचे में देखा तो ऐसा लगा जैसे जन्नत की कोई अप्सरा इस धरती पर उतर आई हो। आपके घने काले रेशमी बाल, आपका वो मोगरे का इत्र, आपके बड़े खूबसूरत नाखून हमें बेहद पसंद आए। हमें इश्क हो गया है आपसे आफिया, और आपने भी तो हमें वो लजीज खाना खिलाया था। ये सुनते ही आफिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह बस इतना ही कह पाई। अरमान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब आप जा रही थीं तो हमने आपको आवाज देकर रोकने की कोशिश भी की थी, पर आप तो डर कर भाग गईं। अब आफिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। लेकिन एक बात तय थी, यह जिन्न उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। आफिया के दिमाग में हलचल मच गई। उसे अब अपनी अम्मी की हर एक बात याद आने लगी। इत्र मत लगाना, बाल खुले मत रखना, नाखून बड़े मत रखना। अब जाकर उसे समझ आया कि अम्मी उसे ऐसा करने से क्यों रोक रही थी। तभी उसे याद आया, जब वह पार्क में बिरयानी खा रही थी तो घबराहट में उसके हाथ से एक निवाला गिर गया था, और अब इन सब बातों का कोई उपाय नहीं था। जिन्न कहता है, देखिए आफिया, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं और किसी भी सूरत में आपको पाना चाहते हैं। हम वादा करते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो आपने अभी देखा वही हमारा सच है। हमने आपको हमारा असली रूप इसलिए दिखाया ताकि हमारे बीच कोई फरेब ना हो। बताइए आफिया, आप चलेंगे ना हमारे साथ हमारी दुनिया में? आफिया के अंदर घबराहट और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वह किसी तरह अपने डर को काबू में रखते हुए बोली, हमें कुछ वक्त चाहिए, तभी हम कुछ कह पाएंगे। जिन्न ने कहा, ठीक है आफिया, हम आपको 5 दिन का वक्त देते हैं, लेकिन इन 5 दिनों के बाद आपको हमारे साथ हमारी दुनिया में चलना ही होगा, हर हाल में। अब हम आपसे 5 दिन बाद मिलेंगे, यानी कि हमारे निकाह वाले दिन। हमें उम्मीद है कि आप हाँ ही कहेंगी, वरना हमें आपको आपकी ख्वाहिश के बिना भी अपनी दुनिया में ले जाना होगा। इतना कहकर वह जिन्न अचानक गायब हो गया। आफिया ने किसी तरह उस भयानक रात को काटा। अगली सुबह वह नाश्ते के लिए नीचे आई और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगी। वह सबके साथ बैठकर बातें करने लगी, लेकिन जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ
और उसके फूफा सलमान और भाई रईस अपने अपने काम पर जाने लगे तो अचानक आफिया ने उन्हें रुकने के लिए कहा। नसीमा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ आफिया? आफिया बोली, फूफा, फूफी, भाई और सना, हमें आप सबसे एक बेहद जरूरी बात कहनी है। सलमान ने चिंतित होकर पूछा, कहिए आफिया, कोई तकलीफ है क्या? आफिया ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से कहा, नहीं फूफा, यहां कोई तकलीफ नहीं है। पर नसीमा ने अधीर होकर पूछा, पर क्या? कहिए ना आफिया बेटी, आखिर बात क्या है? आफिया की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए बोली, फूफी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी और अम्मी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहीं हमारी एक गलती की सजा हमारे पूरे परिवार को न भुगतनी पड़े। नसीमा ने हैरान होकर कहा, आफिया, जो भी बात है आप बेफिक्र होकर कहिए। आप किन बातों की ओर इशारा कर रही हैं? आफिया की आवाज कांपने लगी। फूफी, कल जब हम शहर घूमने गए थे तब हमने बाल खुले रखे थे, इत्र लगाया था और इसी वजह से एक जिन्न हमारे पीछे पड़ गया है। वह कहता है कि वह हमसे मोहब्बत करने लगा है और उसने हमें सिर्फ 5 दिन का वक्त दिया है। 6ठे दिन वह हमसे निकाह कर लेगा। चाहे हम चाहें या ना चाहें, वह हमें अपनी दुनिया में ले जाएगा। फूफी, हमें आज ही हमारे घर ले चलिए ताकि हम एक बार अम्मी, अब्बू और फैजान से मिल सकें। क्या पता हमारे नसीब में और कितने दिन हैं। इतना कहकर आफिया फूट फूट कर रोने लगी। नसीमा, सलमान, रईस और सना सब एक पल के लिए सन्न रह गए। करीब 6 घंटे बाद नसीमा और उसका पूरा परिवार आफिया को लेकर उसके घर पहुंचे। उन्हें अचानक वहां आया देख रुखसार और रफीक बेचैन हो गए। रुखसार चिंतित होकर बोली, आफिया, आप सभी लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब खैरियत तो है ना? आप सब तो 15 दिन बाद आने वाले थे। और नसीमा, आपने फोन पर भी कुछ नहीं बताया। आखिर बात क्या है? फैजान, आफिया, आपने हमें और अम्मी अब्बू को भी यहाँ जल्द से जल्द पहुंचने को कहा। बताइए बात क्या है? हम सभी को आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आफिया रोते हुए बोली, अम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हम फूफी के शहर घूमने गए थे और हमने आपकी हिदायतें भूलकर इत्र लगाया, खुले बाल रखे और बाहर चले गए और वहां एक जिन्न हमारे पीछे पड़ गया। वह कहता है कि उसे हमसे मोहब्बत हो गई है। उसने हमें 5 दिन का वक्त दिया है और 6ठे दिन वह हमसे निकाह कर लेगा। वह हमें अपनी दुनिया में ले जाएगा, चाहें या ना चाहें। अम्मी, हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। आफिया एक बार फिर रोने लगी। रफीक गुस्से में बोले, आफिया, आप ये क्या कह रही हैं? आप भी अब रुखसार की तरह इन सब बेफिजुल बातों में यकीन करने लगी। रुखसार सिर पकड़ते हुए, या अल्लाह, ये आपने क्या कर दिया? आफिया, हमने आपको कितनी बार समझाया था पर आप नहीं मानी। अब क्या करेंगे हम? फैजान आत्मविश्वास से, अम्मी, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं और आफिया को कुछ नहीं होने देंगे। हम एक मौलाना साहब को जानते हैं जो आफिया की मदद कर सकते हैं। सना बोली, मामू, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमने भी उस जिन्न को महसूस किया है। रफीक हैरान होकर, क्या? रफीक चौंक गया। फैजान ने कहा, अब्बू, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान से परे भी होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता और मैं किसी भी कीमत पर आफिया को नहीं खो सकता। अब्बू, आप जरा मौलाना साहब को फोन लगाइए और कहिए कि हम सब उनसे आज ही मिलना चाहते हैं। कुछ ही देर में रफीकर ने फोन कर दिया। रफीक बोले, मौलाना साहब ने शाम को आने के लिए कहा है और कहा है कि घर में जितने भी लोग हैं सभी आएं। हाँ फैजान साहब, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस वक्त आफिया बेटी को सिर्फ कोई मौलाना ही बचा सकते हैं। यह बात घर में काम करने वाली रेशमा ने कही। शाम होते ही सभी मौलाना साहब से मिलने गए। मौलाना साहब बोले, आइए फैजान, आफिया को सामने बैठाइए और बाकी सभी एक तरफ खड़े हो जाएं। अब ध्यान से सुनिए, 5 दिनों तक आप में से कोई भी गोश्त न पकाएगा और न ही कहीं से लाकर खाएगा, क्योंकि गोश्त चाहे कच्चा हो या पका हुआ जिन्हों के लिए सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। इसके अलावा आप सभी इत्र भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखिए, गोश्त, लजीज व्यंजन, इत्र, खुले बाल, बड़े हुए नाखून और किसी भी तरह की सुगंध, ये सब जिन्हों को बुलाने के लिए सबसे प्रभावी चीजें हैं। मौलाना साहब कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने एक तावीज में फूंक मारी और फिर आफिया को पहनने के लिए दिया। मौलाना साहब गंभीर स्वर में बोले, आफिया ध्यान से सुनो, अगर घर में किसी ने भी कोई ऐसा काम किया जो इस वक्त मना है
तो यह तावीज बेअसर हो जाएगा और फिर वह जिन्न बौखलाकर किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। आफिया बोली, जी मौलाना साहब, हम ख्याल रखेंगे। रुखसार चिंतित होकर बोली, पर मौलाना साहब, इंसान हैं, कभी ना कभी तो भूल हो ही सकती है। क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? मौलाना साहब गंभीर स्वर में कहा, तरीके तो कई हैं, लेकिन कोई और तरीका तब तक काम नहीं करेगा जब तक वह जिन्न अपने असली रूप में नहीं आ जाता, और अभी हम यह भी नहीं कह सकते कि वह कितनी शक्ति रखता है, क्योंकि जब तक उसके संपर्क में आई किसी चीज को हम छू कर पढ़ न लें, तब तक हमें उसकी शक्तियों का सही अंदाजा नहीं हो सकता। 5 दिन बीत गए। जिन्न द्वारा दिए गए 5 दिन पूरे हो चुके थे। अब सब आफिया का बहुत ध्यान रखने लगे थे। हर वक्त कोई ना कोई उसके पास रहता। फैजान और उसके अम्मी अब्बू भी ज्यादा से ज्यादा वक्त आफिया के साथ बिताने लगे। 6ठा दिन आफिया घबराते हुए बोली, अम्मी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। न जाने वो जिन्न अब कौन सा कहर बरपा देगा। रुखसार संभालते हुए, डरो मत आफिया, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज रात हम तुम्हारे साथ ही सोएंगे, ठीक है ना? आफिया जोर से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं अम्मी, आप हमारे साथ नहीं सोएंगी। हमारी वजह से आप क्यों तकलीफें उठाए? कहीं वो जिन्न आपको। इतना बोलकर एक पल के लिए चुप हो गई। आपको हमारी कसम है अम्मी, आप हमारे साथ नहीं सोएंगी। रुखसार, ठीक है, लेकिन हम जागते रहेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो हमें आवाज दे देना। आफिया आंखों में आंसू लिए, जी अम्मी जान। रात के तकरीबन 3 बजे आफिया की नींद खुद ब खुद खुल गई। उसने जैसे ही आंखें खोली, वह सन्न रह गई। उसके सामने वही जिन्न खड़ा था। जिन्न ने कहा, आफिया, हमने आपको कहा था कि हम आपकी ख्वाहिश जानना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारी दुनिया में चलने के बारे में क्या सोचती हैं, और आपने हमारी मोहब्बत का, हमारे इंतजार का सिला इस तावीज के रूप में दिया है। क्या आपको सच में लगता है कि यह तावीज हमें रोक सकता है? पर अब हम आपको अपने साथ ले जाने से पहले इस तरह समझाएंगे कि आप खुद हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगी। आफिया गुस्से में कांपती हुई बोली, अल्लाह से डर बेगैरत जिन्न, हमारा निकाह होने वाला है। हम किसी और से मोहब्बत करते हैं। अगर तू हमें हमारी मर्जी के खिलाफ अपनी दुनिया में लेकर गया तो अल्लाह का कहर तुझ पर टूट पड़ेगा, कयामत आ जाएगी। जिन्न ठहाके लगाकर हंसने लगा। अचानक कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह आफिया अपने कमरे से बाहर निकली और नाश्ते की मेज पर आकर बैठ गई। वह सबसे बिल्कुल सामान्य तरीके से बातें करने लगी। आफिया मुस्कुराते हुए, अम्मी, आज नाश्ता बहुत सादा था, कुछ लजीज क्यों नहीं बनाया? रुखसार बोली, आफिया, आप भूल गईं, मौलाना साहब ने सादा खाना बनाने और खाने के लिए कहा था। आफिया, जी अम्मी, अब याद आ गया। रुखसार ने आफिया की यह बात सुनी तो वह परेशान हो उठी। जो लड़की कभी खाने को लेकर पसंद नापसंद नहीं करती थी, वह आज पहली बार खाने से नाखुश थी। ऐसा कैसे, यह सोचकर वह बेचैन हो गई। तभी उसे मौलाना साहब का दिया हुआ तावीज याद आया। उसने ध्यान से देखा, तावीज अभी भी आफिया के गले में था। यह देखकर रुखसार को थोड़ा सुकून मिला। शायद हमें ही फिजुल के ख्याल आ रहे हैं। खाने को लेकर तो हर किसी को शिकायत हो ही जाती है, लेकिन उस पूरे दिन आफिया खाने को नापसंद करती रही। सबका शक तब भी बना रहा, लेकिन उसके गले में बंधे तावीज ने उन सभी शंकाओं को बेबुनियाद साबित कर दिया। अगली सुबह घर में काम करने वाली रेशमा की लाश घर की छत पर मिली। वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। जैसे ही सबने उसे देखा, डर और हैरत में पड़ गए। रेशमा के मृत शरीर पर किसी भी तरह की चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन वह जो सिर्फ 45 साल की थी, उसकी लाश एक 90 साल की वृद्धा जैसी दिख रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, आफिया के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। पुलिस आई, उन्होंने मामले की जांच शुरू की, लेकिन मौत का कोई कारण ही नहीं मिला। कोई सबूत, कोई सुराग, कुछ भी नहीं। आखिरकार पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन सवाल अभी बाकी थे। रेशमा को आखिर किसने मारा? उसके कत्ल का कोई सुराग क्यों नहीं था? और सबसे डरावना सवाल, आफिया का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कहानी के अंत तक जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए,
ताकि ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियों का एक भी अपडेट मिस न हो। और अगर आप पहले ही हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो दिल से आपका शुक्रिया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुखसार घबराकर, या अल्लाह, न जाने ये सब क्या हो रहा है। जब से उस जिन्न की नजर हमारी आफिया पर पड़ी है, ऐसा लगता है मानो इस घर की खुशियों पर भी उसकी नापाक नजर पड़ चुकी है। न जाने बेचारी रेशमा के साथ ये सब किसने किया। तभी आफिया मुस्कुराते हुए बोली, हमने किया है ये सब। इतना कहकर आफिया जोर से हंसने लगी। रुखसार और बाकी सब लोग यह सुनकर गुस्से से भर गए। रुखसार ने झट से आफिया का हाथ पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज में बोली, आप पागल हो गई हैं। आफिया, क्या कह रही हैं आप? अचानक रुखसार का ध्यान आफिया के हाथों पर गया जो कि उसने पकड़ा हुआ था। वे हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और तभी आफिया अचानक बेहद खौफनाक अंदाज में हंसने लगी। उसकी हंसी के साथ ही एक जबरदस्त हवा का झोंका आया जिसने पूरे कमरे में डर फैला दिया। अब उसकी आवाज भी बदल चुकी थी, भारी, डरावनी और अनजानी। आफिया खौफनाक स्वर में बोली, आप सभी ने हमें पहचाना नहीं ना? खैर छोड़िए, हम खुद ही बता देते हैं। हम हैं अरमान, जो आफिया से बेहद मोहब्बत करता है। कमरे में सभी के चेहरे फक पड़ गए। और आप सबको क्या लगा कि यह तावीज हमें रोक पाएगा? इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। हम जिन्न हैं, 200 साल से अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं और यह मामूली तावीज हमें रोक सकेगा? नामुमकिन। जानना चाहते हैं कि हमने आफिया पर कैसे कब्जा किया और क्यों रेशमा को मार डाला? तो देखिए। इतना कहकर जिन्न ने अपनी हथेली से आग का एक बड़ा गोला निकाला और उसे सामने की दीवार पर दे मारा। दीवार पर आग की लपटों में एक दृश्य उभर आया, जैसे कोई फिल्म का फ्लैशबैक चल रहा हो। फैजान गुस्से में बोला, तू यह सब छठे दिन से कर रहा है? जिन्न हंसते हुए कहा, हाँ फैजान, यह सब छठे दिन ही शुरू हो गया था। हमें पता था कि तावीज की ताकत खत्म करने के लिए गोश्त चाहिए, तो हमने ही उस मुर्गे का गला मरोड़ा था। उसका एक एक पर नोच कर उसे ताजा गोश्त में तब्दील किया था और फिर वह ताजा गोश्त फेंक दिया आफिया के तावीज पर। तावीज बेअसर हो गया और आफिया पर हमारा असर तो आप देख ही रहे हैं। हम आफिया को अपनी दुनिया में नहीं ले जा सके तो क्या हुआ? अब हम उनके साथ उनकी दुनिया में ही रह लेंगे। और एक बार फिर आफिया के अंदर जिन्न बेहद खौफनाक अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। रुखसार गुस्से में बोली, अच्छा तो बता, रेशमा को क्यों मारा? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? बेगैरत जिन्न। जिन्न हंसते हुए, हम बेगैरत ही सही, लेकिन आफिया से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जो भी हमारी मोहब्बत के बीच आएगा उसका अंजाम वही होगा जो रेशमा का हुआ। और अब आप सब, खासकर रुखसार और फैजान, तो जानते ही होंगे हम जिन्नात रात में नमाज अदा करते हैं। रेशमा ने हमें रात को नमाज पढ़ते देख लिया और कहने लगी कि वह सबको बताएगी कि हम एक जिन्न हैं और आफिया पर कब्जा कर चुके हैं। अब आप ही बताइए, हम और क्या करते? हमें उसे मारना पड़ा। इतना कहकर आफिया के अंदर मौजूद जिन्न हवा में चलते हुए गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फैजान जल्दी से, अम्मी अब्बू, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द मौलाना साहब के पास जाना होगा। रजिया चिंतित होकर बोली, हाँ फैजान बेटे, तुम ठीक कहते हो, लेकिन यहाँ आफिया को अकेला छोड़ना भी तो सही नहीं है। न जाने वह जिन्न उसके साथ क्या कर बैठे। जुनैद, हाँ फैजान, तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं, आफिया बेटी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। फैजान गंभीर होकर बोला, नहीं अब्बू, इस वक्त आफिया के पास किसी का रुकना ठीक नहीं होगा। वह जिन्न आफिया से मोहब्बत करता है, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर कोई और यहाँ रुका तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। हम आफिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बाकी सबकी फिक्र नहीं करते। फैजान गंभीर स्वर में, यहां रहना किसी के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब यहां से सीधे मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, कोई भी यहां नहीं रुकेगा। रुखसार अम्मी, आप भी नहीं। घर के सभी लोग तुरंत मौलाना साहब से मिलने निकल पड़े। मौलाना साहब बोले, आइए रफीकत मियाँ, हम जानते हैं कि उस जिन्न ने आफिया को अपने कब्जे में ले रखा है, पर हम आपकी कोई मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस जिन्न की छुई हुई कोई चीज पढ़ न लें। फैजान बेचैनी से, मौलाना साहब, कोई तो रास्ता होगा उस जिन्न से बचने का, आफिया को बचाने का। मौलाना साहब बोले, फैजान हम समझते हैं,
लेकिन इस वक्त हम तो क्या, कोई भी आफिया की मदद नहीं कर सकता। आप सभी को जल्द से जल्द उस जिन्न की छुई हुई कोई चीज लानी होगी, सना बोली। मौलाना साहब, हम आपा के कपड़े या उनकी घड़ी ले आएं? तो क्योंकि अभी तो जिन्न आपा के अंदर है, आप उसे पढ़ लीजिएगा, मौलाना साहब बोले। नहीं बेटी, उसकी छुई हुई चीज से हमारा मतलब यह है कि जब वह अपने असली रूप में हो तब वह किसी चीज को या किसी इंसान को छुए, तभी हम उसे पढ़कर उसकी शक्तियों के अनुसार उसे बड़ी शक्ति का बंधन बना सकते हैं और उसे रोक सकते हैं, सना बोली। तो मौलाना साहब, आप सबसे बड़ी शक्ति का बंधन बना दीजिए ना, तब तो वह रुक जाएगा, मौलाना साहब बोले। बेटी, अगर किसी को सांप ने काटा है तो क्या उसे बुखार की दवा देकर बचाया जा सकता है, सना बोली। जी मौलाना साहब, हम समझ गए, मौलाना साहब बोले। हम इस वक्त आफिया की तो कोई मदद नहीं कर सकते, पर आप सभी को यह ताबीज दे रहे हैं ताकि घर में आप लोगों पर कोई खतरा ना रहे, फैजान ने कहा। मतलब मौलाना साहब, अगर हम किसी तरह उसे उसके असली रूप में ले आएं तभी उसका कोई उपाय हो सकेगा तो ठीक है, हम उसे उसके असली रूप में लाकर ही रहेंगे, रजिया बोली। लेकिन बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, फैजान आत्मविश्वास से कहा। हमें कुछ नहीं होगा अम्मी, और न ही हम किसी और को कुछ होने देंगे। घर लौटने के बाद रुखसार बोली। नसीमा, आप सभी इस वक्त वापस चले जाइए, हम नहीं चाहते कि आप लोगों पर कोई खतरा हो, रईस बोली। लेकिन मामी, हम आफिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते, रफीक बोली। नसीमा सही कह रही हैं, इस वक्त यहाँ कम से कम लोगों का होना ही बेहतर है, नसीमा बोली। ठीक है भाईजान, हम सब जा रहे हैं, पर हमें आफिया की खबर देते रहिएगा। यह कहकर रुखसार और फिर सना रोने लगी। कुछ देर बाद सना, रईस, नसीमा और सलमान अपने घर के लिए निकल गए। फैजान ने अपने और आफिया के अम्मी अब्बू को भी अपने घर भेज दिया। अब घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, फैजान और आफिया, जिसके अंदर जिन्न मौजूद था। फैजान चिल्लाकर, ए जिन्न, कहाँ है तू? सामने आ और देख कि क्यों आफिया मुझसे प्यार करती है, तुझसे नहीं। फैजान के इतना कहते ही आफिया अपने कमरे से बाहर निकली और अपने हाथों के बल पर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। आफिया भारी डरावनी आवाज में, बोल, क्या कयामत आ गई जो ऐसे चिल्ला रहा है? फैजान बोला। तू जानना चाहता है ना, ऐसा क्या है मुझ में जो आफिया मुझसे मोहब्बत करती है, तुझसे नहीं? तो देख मुझे, तू तो 2 सालों से मरा हुआ है, लेकिन मैं जिंदा हूं। तेरा तो चेहरा ही देखने लायक नहीं, तभी तो तू आफिया के ऊपर हावी है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो अपने असली रूप में आ, और तब मैं तुझे समझाऊंगा कि क्यों आफिया तुझसे इतनी नफरत करती है। इतना सुनते ही आफिया के अंदर का जिन्न जोर से हंसने लगा। आफिया गंभीर स्वर में बोली, तेरी इतनी जुर्रत कि मुझे चुनौती दे रहा है, अब दिखाता हूं तुझे अपना असली चेहरा। और अगले ही पल जिन्न अपने असली रूप में आ गया। आफिया एक जोरदार झटके से बेहोश होकर एक तरफ गिर गई। अब वह जिन्न अपनी भयानक असली शक्ल में था। उसके लंबे पैने दांतों से खून टपक रहा था, उसके उलझे बाल बिखरे हुए थे, उसकी लाल अंगारों जैसी आंखें फैजान को घूर रही थीं। वह गुस्से में गुर्रा रहा था। इतने में फैजान ने एक कुशन उठाकर उस जिन्न पर फेंका, लेकिन जिन्न तेजी से बच निकला और सीधे फैजान का गला पकड़ लिया। लेकिन फैजान अपने मकसद में कामयाब हो गया, मगर अगले ही पल जिन्न ने उसे जोर से उठाकर दूर फेंक दिया। फैजान जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया और जिन्न एक काले धुएं में बदलकर उड़ गया। जब फैजान को होश आया तो शाम हो चुकी थी, लेकिन आफिया अब भी बेहोश पड़ी थी। फैजान ने जल्दी से अपने और आफिया के अम्मी अब्बू को फोन किया। कुछ ही देर में वे सभी घर आ गए। फैजान, उसके माता पिता और आफिया के माता पिता ने तुरंत फैसला किया। वे सभी आफिया को घर में छोड़कर एक बार फिर मौलाना साहब के पास जाने के लिए निकल पड़े। मौलाना साहब के पास पहुंचने के बाद मौलाना साहब, आइए फैजान, दिखाइए क्या चीज लाए हैं आप। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द आफिया को उस नापाक जिन्न से बचाना होगा, फैजान गंभीर स्वर में कहा। वह चीज हम खुद हैं मौलाना साहब, उस जिन्न ने हमारा गला पकड़ लिया था। अब आप हमें पढ़कर उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाइए और आफिया को बचा लीजिए मौलाना साहब। मौलाना साहब ने फैजान के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद मौलाना साहब गंभीर स्वर में बोले, बेटे, आप जानते हैं कि वह जिन्न 2 साल पहले ही मर चुका है। जब वह जिंदा था
उसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की सेवा में बिता दी थी, लेकिन जब वह मरा तो उसका प्यार हलीमा उसे अलग हो गई थी। और अब 2 साल बाद वह दोबारा उसी जगह पर मिला जहां वे अलग हुए थे, उसी बगीचे के सामने, और वहीं से उसे हलीमा से फिर से इश्क हो गया। पर अब वह अरमान नहीं बल्कि एक जिन्न बन चुका था। फैजान चौंकते हुए बोला, लेकिन मौलाना साहब, वह तो हलीमा से मोहब्बत करता था, तो फिर आफिया के पीछे क्यों पड़ा? फैजान के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मौलाना साहब ने कहा, हाँ फैजान बेटे, आप सही सोच रहे हैं। हलीमा का दूसरा जन्म ही आफिया है, इसीलिए वह आफिया को, मतलब हलीमा को, एक बार फिर अपने साथ ले जाना चाहता है। और रही बात उसे खत्म करने की, हम तो क्या, कोई भी उस जिन्न को खत्म नहीं कर सकता, हम उसे सिर्फ कैद कर सकते हैं। रुखसार बोली, लेकिन मौलाना साहब, संसार का नियम तो यही है कि एक न एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, फिर वह बदजात जिन्न इस दुनिया में क्यों अटका हुआ है? मौलाना साहब बोले, हाँ दुनिया से सभी को जाना होता है, लेकिन वही लोग इस दुनिया से रुखसत होते हैं जिनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रही हो। पर जिनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, उनके लिए इस दुनिया से जाना नामुमकिन हो जाता है। और फिर मोहब्बत तो इस जहां का सबसे पाक एहसास है, खुदा की इबादत है। अरमान की यही अधूरी मोहब्बत उसे इस दुनिया से जाने नहीं दे रही है। जब वह जिंदा था तब वह अल्लाह का नेक बंदा था, इसीलिए उसे मारने के लिए भी अल्लाह ने अपना एक नेक बंदा ही चुना है। उसे बस वही मार सकता है जिसके हाथ में अल्लाह का एक खास निशान है। इतना कहकर मौलाना साहब एक निशान की तरफ इशारा करते हैं। रजिया घबराते हुए फैजान की कमीज की बांह ऊपर करने लगती है। रुखसार और रफीकत चौंक जाते हैं, क्योंकि फैजान के बाजू पर ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि मौलाना साहब ने बताया था। रजिया रोते हुए बोली, या अल्लाह, कहीं हमारे फैजान को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं फैजान, हम आपको इस खतरे के मुंह में नहीं जाने देंगे। जुनैद गंभीर स्वर में, आप डरिए मत रजिया, अल्लाह ने हमारे फैजान को इस काम के लिए चुना है, वे उसे कुछ नहीं होने देंगे। और अगर आज फैजान को कुछ होना भी है तो आप उसे रोक नहीं पाएंगी। अगर वह इस लड़ाई को लड़े बिना ही रह गया तो फिर कभी चैन से सो नहीं पाएगा। कल फिर वह जिन्न किसी और आफिया के पीछे पड़ जाएगा, और तब भी तो फैजान को उससे लड़ना ही होगा ना। तो आज क्यों नहीं, हमारी आफिया बेटी के लिए क्यों नहीं? आप चलिए फैजान, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब बोले, हम भी आपके साथ चल रहे हैं ताकि कोई मुसीबत हो तो हालात संभाल सकें। और फैजान, यह वह खंजर है जिससे आप उस जिन्न का खात्मा कर सकते हैं। मौलाना साहब ने एक खंजर निकालकर फैजान को दिखाया। सब वापस जाने लगे, लेकिन अभी वे मौलाना साहब के घर से निकले ही थे कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने आफिया, जिसके अंदर जिन्न था, वो आ गई। उसने जोर से फूंक मारी और उनकी गाड़ी हवा में उड़ गई, जैसे वह गाड़ी नहीं बल्कि कोई फूल हो। अचानक जिन्न ने आफिया को छोड़ दिया और मौलाना साहब के सामने खड़ा हो गया। जिन्न गुस्से में बोला, मौलाना, तुझे क्या लगा तू इन सब को मेरा सच बता देगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? अब सबसे पहले तू ही मरेगा। इतना कहते ही जिन्न ने मौलाना साहब का गला पकड़ लिया और एक ही झटके में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सब चीख उठे। अब जिन्न रजिया की तरफ बढ़ा। रजिया डरकर भागने लगी, लेकिन जिन्न ने उसे पकड़कर जोर से हवा में उछाल दिया। वह दूर झाड़ियों में जा गिरी। उसके सिर से खून बहने लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। अब अरशद, नसीमा और जुनैद तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। इतनी देर से खंजर ढूंढ रहे फैजान को आखिरकार वह मिल ही गया, जो कि गाड़ी के पलटने पर कहीं गिर गया था। फैजान जोर से चिल्लाया, तुझे खात्मा करने के लिए खुदा ने हमें चुना है। अगर बचना चाहता है तो उन्हें छोड़ और हमें मार। इतना सुनते ही जिन्न तेजी से फैजान के सामने आया। उसने फैजान को जोर से उठाकर दूर फेंक दिया। फैजान जमीन से टकराया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब तक नसीमा, अरशद और जुनैद सभी जमीन पर पड़े थे। अब जिन्न आफिया के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने आफिया को हवा में उठा लिया। तभी फैजान लड़खड़ाते हुए उठा और उसके सामने आ गया। जिन्न ने एक बार फिर फैजान का गला पकड़ लिया, लेकिन इस बार फैजान तैयार था। उसने जिन्न के हाथ पर खंजर चला दिया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन्न ने फैजान को फिर जोर से उठाकर दूर फेंक दिया। अब जिन्न ने आफिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया।
लेकिन तभी फैजान उठकर तेजी से भागा और जिन्न के सीने में खंजर घोंप दिया। जिन्न दर्द से चीख उठा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जलने लगा। वह जलते जलते आसमान की ओर उठ गया और फिर अचानक एक जोरदार चमक के साथ वह पूरी तरह जलकर खाक हो गया। 7 साल बाद फैजान, आफिया, रजिया आज 5 साल की हो गई है, पर हमारी बर्थडे गर्ल है कहाँ? आफिया मुस्कुराकर, आ रही है, बस अपनी बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू के साथ बाजार तक गई है, आती ही होगी। फैजान, नसीमा अम्मी और अरशद अब्बू भी ना कभी रजिया को अकेला नहीं छोड़ते। फैजान मुस्कुराकर आफिया की ओर देखता है। जुनैद हंसते हुए, हम भी रजिया के लिए तोहफा ले आए हैं, लेकिन हम तो उसे अकेला छोड़ देते हैं। आखिर हमारी बच्ची समझदार भी तो हो गई है। तभी नसीमा और अरशद भी रजिया के साथ वहां आ जाते हैं। जुनैद की बात सुनकर सभी जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन सिर्फ आफिया और फैजान की आंखों में आंसू थे। वे रजिया, फैजान की स्वर्गीय अम्मी की तस्वीर देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, हम आपको आज भी बेहद याद करते हैं अम्मी। कुछ रिश्ते समय के साथ धुंधले नहीं होते, कुछ यादें दिल से कभी मिटती नहीं। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन अनकही भावनाओं की भी है जो कभी शब्दों में बयां नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ एक अंत नहीं होती, वह किसी नई शुरुआत की दस्तक भी होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई भावना और एक नई दास्तान के साथ। धन्यवाद।